देखिए, हरियाणा के नूह में कुछ लड़के थार पर चढ़कर हुड़दंग मचा रहे थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि लड़के जमीन पर गिर गए और इनकी जान बाल बाल बची। सामने आए वीडियो में नजर आया कि थार पर दो लड़के खड़े हुए थे, जबकि उनका तीसरा साथी बैठा हुआ था। इसी दौरान सामने से मिनी ट्रक आया, जिसे देखकर ड्राइवर ने ब्रेक मारी और तीनों लड़के जमीन पर गिर गए। वो तो गनीमत रही कि मिनी ट्रक चला रहे ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक मार दिया, वरना ये तीनों इसके नीचे आ जाते। हरियाणा के डीजीपी का साफ निर्देश है कि कोई भी शख्स कार की छत पर चढ़कर हुड़दंग नहीं मचाएगा। बावजूद इसके उत्पाती लड़के ये मानने को तैयार नहीं। ये वीडियो भी नूह का है, जहां कुछ दिन पहले बारात में शामिल हुए लड़कों ने जमकर उपद्रव मचाया। बारात में थार की छत पर चढ़कर रील बनाना, एनर्जी ड्रिंक पीना और खतरनाक स्टंट करना आम बात हो गई है। देखिए, एक ऑटो में नियमों के तहत 3 लोग बैठ सकते हैं। अगर बड़ा डीजल वाला ऑटो है तो फिर मान लीजिए कि ड्राइवर 8 लोगों को बैठा सकता है। लेकिन तेलंगाना में एक ड्राइवर ने अपनी कमाई के चक्कर में ऑटो में स्कूल जा रहे 23 बच्चों को एक साथ बैठा लिया। जाहिर है, इसके लिए उन मासूम बच्चों को ठूस कर अंदर भरा गया था। ट्रैफिक पुलिस वाले ने जब ऑटो रोककर एक एक बच्चे को निकाला तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह गिनती बढ़ती ही जा रही थी। आखिरी बच्चे के उतरने तक पता चला कि ऑटो वाले ने कुल 23 बच्चे एक जगह बैठा रखे थे। सिर्फ अपनी कमाई के लिए ये बच्चे ऐसी जगह फंसे थे जहां सांस लेना भी मुश्किल था। अब ऑटो जब्त कर ड्राइवर पर कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश में एसआईआर फॉर्म काफी तेजी से भरे जा रहे हैं और इसको भरवाने के लिए पूरा सरकारी तंत्र जमीन पर लगा हुआ है। लेकिन बस्ती में जब लापरवाही बरती गई तो एसडीएम आग बबूला हो गए। एसडीएम को जब पता चला कि अभी तक बीएलओ ने एक भी फॉर्म नहीं भरा है तो उसकी क्लास लगा दी। एक भी फॉर्म नहीं भरा है, लिखो तहरीर लिखो, एक सादा पन्ना लाओ, सादा पन्ना लाओ, तहरीर लिखो। बस्ती सदर तहसील के एसडीएम का नाम शत्रुघ्न पाठक है, जिनका वीडियो वायरल हो रहा है। ये विकास विभाग के जितने तुम लोग हो ना, तुम लोग एक भी काम नहीं करते, केवल फ्री का पैसा, केवल फ्री का पैसा। छोड़ दो ना, नौकरी काम नहीं करना है तो। एसडीएम इस कदर आग बबूला हुए कि उन्होंने तत्काल मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर लिखवा दी और बीएलओ से सरकारी नौकरी छोड़ देने के लिए कहा। केवल सरकार का पैसा ले रहे हो ना, तो सरकारी काम क्यों नहीं करते? और सरकारी काम नहीं करना है तो छोड़ दो नौकरी। दरअसल एसडीएम एसआईआर की प्रगति रिपोर्ट जानने के लिए ग्राउंड पर उतरे थे। इस दौरान उन्होंने नोडल अधिकारी और बीडीओ की भी क्लास लगा दी। आप यहाँ के नोडल थे और इन्होंने फॉर्म नहीं भरा तो आपने क्यों नहीं दिया लिख के? सर, हम बीडीओ साहब को अवगत कराए थे। बताइए बीडीओ साहब, इन्होंने आपको नहीं बताया था। उधर बीएलओ को दर्द ये है कि उन्हें एक दिन के लिए 33 रुपए का मेहनताना मिलता है। ऊपर से सर्वर न चलने से भी परेशानी बढ़ जाती है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। इधर जयपुर में वोटर लिस्ट के रिवीजन की प्रक्रिया के दौरान कुछ मुस्लिम युवकों ने बीएलओ से बहस की। उन युवकों का पक्ष लेते हुए कांग्रेस पार्टी ने भी उनका समर्थन किया है। उन युवकों का आरोप था कि इलाके में एसआईआर का फॉर्म बांट रही बीएलओ जानबूझकर समुदाय विशेष के घर फॉर्म देने नहीं जा रही। आप वहाँ गए थे फॉर्म देने? नहीं गए थे, हम आए हैं फॉर्म लेने। आपने नाम किस बेस पे काटा? बीएलओ की सफाई के बाद भी युवकों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने जानबूझकर उनके नाम काटने के आरोप लगाए। ये घर आए तो फॉर्म नहीं दे, घर आके इन्होंने फॉर्म नहीं दिया। यहाँ इनसे लेने आ रहे हैं तो इन्होंने कह रहे मैंने नाम काट दिया। भाई आपने किस बेस पे नाम काटा है? वायरल होते हुए ये वीडियो कांग्रेस पार्टी तक पहुंचा तो उन्होंने लिखा, वोट का अधिकार छीनना संविधान पर हमला है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जयपुर के झोटवाड़ा इलाके के इस वीडियो में कौन सा पक्ष सही और कौन सा पक्ष गलत है, इसकी स्पष्टता अभी नहीं है। आखिरकार आज एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लग गई। यानी नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और 10वीं बार वो बिहार की कमान संभालेंगे। बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में जैसे ही नीतीश कुमार की एंट्री हुई, सभी विधायक अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो गए और नीतीश कुमार का स्वागत करने लगे। इस तस्वीर ने ही बता दिया कि अब ना बताने के लिए कुछ बचा था और ना ही समझाने के लिए। नीतीश कुमार आगे आगे थे और सम्राट चौधरी उनके पीछे पीछे।
सम्राट चौधरी ने ही नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव बढ़ाया और सभी विधायकों ने सर्वसम्मति पर मुहर लगाई। इस बैठक में चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी मौजूद रहे। तो हम लोग को तो पता ही था कि माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार सीधे राजभवन पहुंचे। यहां उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया और राज्यपाल को 202 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपकर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार का संबोधन भी हुआ। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की और एक बार फिर लालू यादव पर सियासी हमला बोला। और केंद्र की तरफ से पूरा का पूरा कितना ज्यादा काम और सब सहयोग हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कितना ज्यादा घूमते हैं, अन्य लोग भी घूमते हैं, तो सब जगह से फायदा हो रहा है। तो आप जान लीजिए कि अब पहले से तो अपना राज्य अच्छा बढ़ रहा है और खूब आगे बढ़ेगा। अब पहले वाला सब क्या किया था जी? कोई काम किया था पहले वाला? और उसका जब 5 में हम लोग आए हैं तो 6 से तो हम लोगों ने सब कुछ करना शुरू किया और सब कुछ बढ़ते 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 अब पहले कोई भी चीज होता था, ये सब चीजों कुछ को पहले था, देखे थे कोई काम किया था कहीं भी कहिएगा तो जैसे ही हुआ उसी दिन हुआ। इस बार तो और ज्यादा विकास हुआ। देखिए, पिछले कुछ दिनों से बिहार बीजेपी के अंदर डिप्टी सीएम को लेकर तमाम नामों की चर्चा हुई, लेकिन आज जब बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई तो सभी चर्चाओं पर विराम लग गया। करीब 11:30 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हुई। बैठक में पर्यवेक्षक बनकर आए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दोनों सह पर्यवेक्षक के साथ साथ बिहार बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए और कुछ ही देर में घोषणा हो गई कि सरकार भले ही नहीं बनेगी, लेकिन बीजेपी का चेहरा पुराना ही रहेगा। सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया। देखिए, नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी विधायकों को धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने लगातार दूसरी बार मौका दिया है पार्टी का नेतृत्व करने का। विकसित बिहार बनाने के पूरे संकल्प को साकार करने में हम लोग अपनी पूरी तन मन से व्यवस्था लगाएंगे। अब नजरें कल की तारीख पर हैं, जब नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एक तरफ बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही थी तो दूसरी तरफ जेडीयू विधायक दल की बैठक भी चल रही थी, जहां नीतीश कुमार को नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक में पहुंचे नीतीश कुमार नई ऊर्जा से भरे हुए नजर आए। न सिर्फ उन्होंने विधायकों को संबोधित किया, बल्कि अगले 5 साल को लेकर बात भी कही। जैसे ही नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव आया, सभी विधायकों ने हाथ उठाकर उनके नाम का समर्थन किया। बैठक खत्म होने के बाद नीतीश कुमार विधायकों के पास पहुंचे और सभी का अभिवादन स्वीकार किया। गौरव महसूस हो रहा है, क्योंकि एक बिहार की बेटी होने के नाते, एक महिला होने के नाते मुझे ये पता है कि जितना खुशी बिहार वासियों को इस बात का है कि पुनः बिहार का कमान हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी संभालने जा रहे हैं। यानी नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। तो अब इंतजार कल का, जब पटना के गांधी मैदान में एक और इतिहास रचा जाएगा। बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी हो गई हैं और दोपहर के वक्त ये समारोह होने वाला है। नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। पटना के गांधी मैदान में एक बार फिर इतिहास रचा जाएगा। 10वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इसके साक्षी देश भर की दिग्गज हस्तियां होंगी। और मुझे खुशी है कि इसमें प्रधानमंत्री जी की भी मौजूदगी इसमें रहेगी और मैं मानता हूं कि जितनी बड़ी ये जीत है, उतना ही बड़ी जिम्मेदारी भी अब हम लोग के ऊपर है। सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम के अलावा करीब 20 मंत्री ही कल शपथ लेंगे और बाकी सीट आने वाले दिनों में भरी जाएंगी। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तो तय हो गए। अब अगला सवाल ये कि मंत्री कौन कौन बनने वाला है। इसके अलावा स्पीकर को लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सूत्र बता रहे हैं कि जेडीयू के कई पुराने चेहरों को नई सरकार में रिपीट किया जा सकता है। इसमें विजय चौधरी, जमा खान, श्रवण कुमार, लेसी सिंह, रत्नेश सदा और मदन सहनी जैसे नाम हैं। नए चेहरों की बात करें तो जेडीयू से उमेश कुशवाहा, कलाधर मंडल का नाम चल रहा है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से मंगल पांडे, नितिन नवीन, नीतीश मिश्रा, रेणु देवी और जनक राम जैसे नेता दोबारा मंत्री बनने वाले हैं, जबकि श्रेयसी सिंह, रमा निषाद को इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है।
उधर आरएमएल से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता को मौका दिया जा सकता है, तो हम से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन दोबारा मंत्री बनाए जा सकते हैं। चिराग की पार्टी से किन किन चेहरों को जगह मिलेगी, इस पर सस्पेंस है। एक बड़ा सवाल स्पीकर पद को लेकर है। सूत्र बता रहे हैं कि इस बार स्पीकर पद बीजेपी को मिलेगा। इसके लिए रामकृपाल यादव और प्रेम कुमार का नाम चर्चाओं में है। पार्टी फैसला करती है। मैं भाजपा का सिपाही और कार्यकर्ता हूँ। जो पार्टी का निर्णय होता है, निर्णय के हम साथ होते हैं, उसके अनुकूल काम करने का प्रयास करते हैं। खबर थी कि बीजेपी इस बार गृह मंत्रालय भी अपने पास रखना चाहती है, लेकिन बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय इस बार भी नीतीश कुमार के पास ही रहेगा। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच खटपट की खबरें आ रही हैं और आज मीटिंग में शिंदे नहीं पहुंचे, तो पिछले दिन भी कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उसमें शिंदे गुट का कोई मंत्री नहीं पहुंचा था। महाराष्ट्र सरकार के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को जाना था। बाकायदा कार्ड पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का नाम छप गया था, लेकिन एकनाथ शिंदे नहीं गए। यही नहीं, 18 नवंबर को ही कैबिनेट बैठक में भी शिंदे गुट के मंत्री शामिल नहीं हुए थे। बीजेपी के नेताओं से पूछा गया तो इसे अफवाह बताया और कहा कि शिंदे गुट के मंत्री नगर पालिका चुनाव की तैयारी में जुटे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। दरअसल नगर पालिका और नगर पंचायत चुनावों में दल बदल को लेकर शिंदे गुट नाराज है। एकनाथ शिंदे के गढ़, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली और पालघर में शिंदे गुट के कई स्थानीय नेता बीजेपी में शामिल हो रहे थे। इसी बात के विरोध में शिंदे गुट के मंत्री कैबिनेट मीटिंग में शामिल नहीं हुए। इस नाराजगी के बाद बीजेपी नेताओं ने आश्वासन दिया कि शिंदे गुट का कोई कार्यकर्ता या नेता बीजेपी में शामिल नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो पाएगा कहा नहीं जा सकता। देखिए, कुछ दिन पहले सरदार पटेल की जयंती पर बीजेपी ने हर जिले में रैली निकाली थी। यूपी के अमरोहा में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन दावा है कि बीजेपी की इस रैली में अल्लाहू अकबर का नारा गूंजने लगा। वीडियो में नजर आया कि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता तिरंगा लेकर रैली निकाल रहे हैं और तभी ये नारा गूंजने लगता है। वीडियो 31 अक्टूबर का है, जब जिले में सरदार पटेल की जयंती के मौके पर रन ऑफ यूनिटी का आयोजन किया गया। अब बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने कहा है कि शरारती तत्वों ने वीडियो से छेड़खानी की और उसे एडिट किया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अगर आप भी व्हाट्सएप यूज करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका नंबर, आपकी प्रोफाइल फोटो अब अनजान लोगों के हाथ लग चुकी है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के 350 करोड़ व्हाट्सएप यूजर्स का नंबर लीक हो चुका है। व्हाट्सएप के मुताबिक उसके कुल यूजर्स ही इतने हैं, यानी कि एक तरीके से व्हाट्सएप यूज करने वाले हर शख्स का नंबर लीक हुआ है। कहा जा रहा है कि ये नंबर लीक व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा के गड़बड़ी की वजह से हुआ। जब आप किसी का नंबर सेव करते हैं तो वो व्हाट्सएप में है या फिर नहीं, ये पता लगाने वाले फीचर में गड़बड़ी थी, जिसकी वजह से साल 2017 से आपका डेटा आराम से निकाला जा सकता था। बताया गया कि इस गड़बड़ी के बारे में पता होने के बावजूद मेटा ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। और अब 8 साल बाद जब ऑस्ट्रिया की वियना यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की तो ये पता चला कि उस खामी की वजह से बड़ी आसानी से लोगों के नंबर, उनके नाम, उनकी तस्वीरें किसी को भी मिल जाती हैं। अब जब डेटा लीक की पुष्टि हुई तो मेटा ने कहा कि डेटा तो लीक हुआ है लेकिन चैट सुरक्षित है। हालांकि अभी भी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा सुरक्षित रहे तो अपने व्हाट्सएप की सेटिंग में जाकर प्रोफाइल फोटो और अबाउट में एवरीवन की जगह कोई दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करिए और अपनी निजी जानकारियों को सुरक्षित रखिए। मेरठ में एक किसान रोते हुए एसडीएम के पैरों में गिर पड़ा। किसान का आरोप है कि लेखपाल उससे रिश्वत में 10,000 रुपए की मांग कर रहा है, जिसे देने में वो असमर्थ है। दर्द ऐसा जिसके निपटारे के लिए किसान पैरों में गिर गया। बेहाल परेशान रोता बिलखता किसान जमीन पर बैठकर अधिकारियों से गुहार लगाने लगा। हमें जो है कि सच्चाई का जो अनुसार हमारी जगह दे दो, दुआ दो। एसडीएम दीक्षा जोशी को जैसे ही किसान ने देखा तुरंत पैरों में गिर गया। किसान बताता रहा कैसे पटवारी के जरिए लेखपाल उसे परेशान कर रहा है और अगर समस्या हल नहीं हुई तो वो आत्महत्या कर लेगा। किसान की ऐसी हालत देखकर अधिकारी महोदय ने उन्हें भरोसा दिया कि उनके साथ न्याय होगा। जमीन के दस्तावेजों को लेकर जिम्मेदार लोगों की घूसखोरी की खबरें आम हैं। ऐसे में दर्द जब हद से गुजरता है तो कुछ इस तरह की तस्वीर दिखती है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में लुटेरों ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया, जहां कैश से भरी हुई एटीएम रिफिलिंग गाड़ी को लुटेरों ने लूट लिया। जिस गाड़ी से पैसों की लूट हुई उसमें करीब 5 करोड़ रुपए भरे हुए थे। 5 करोड़ की भारी भरकम लूट की वारदात अशोका पिलर में हुई और वो भी दिन दहाड़े। सीएमएस कंपनी की वैन एचडीएफसी की जेपी नगर ब्रांच से नकदी लेकर जा रही थी। रास्ते में कार सवार बदमाशों ने गाड़ी का रास्ता रोका,
खुद को सेंट्रल टैक्स अधिकारी बताकर जांच के लिए दस्तावेजों की मांग की। आरोपियों ने नकदी के साथ साथ पैसे ले जा रहे लोगों को अपनी कार में बैठा लिया और काफी दूर ले जाने के बाद सीएमएस कर्मियों को कार से उतारकर नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने पूरे इलाके की नाकाबंदी की। आरोपियों की तलाश के लिए कई टीमों का गठन हुआ। 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज की जांच चल रही है। शहर की सीमा पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने एक बार फिर काम के घंटों पर एक नई बहस छेड़ दी है। हफ्ते में 70 घंटे काम की वकालत कर चुके नारायण मूर्ति ने चीन की मिसाल देते हुए अब हफ्ते में 72 घंटे काम की बात कही है और इसके लिए नारायण मूर्ति ने चीन के 996 रूल का जिक्र किया। अब 996 रूल के मुताबिक सुबह 9 से रात 9 बजे तक काम करना चाहिए और वो भी हफ्ते में 6 दिन, यानी हफ्ते में 72 घंटे काम करना चाहिए। नारायण मूर्ति का कहना है कि बिना कड़ी मेहनत के आगे बढ़ना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि लोगों को पहले अपना जीवन बेहतर बनाना चाहिए, फिर वर्क लाइफ बैलेंस की चिंता करनी चाहिए। नारायण मूर्ति ने यह भी कहा कि कोई भी समुदाय या देश बिना कड़ी मेहनत के आगे नहीं बढ़ पाया है। 996 रूल के तहत 72 घंटे काम का फॉर्मूला पहले चीन की आईटी कंपनी में चलता था, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस और स्वास्थ्य बिगड़ता देख चीन की सरकार ने 2021 में इस रूल को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। पंजाब के गुरदासपुर में खौफनाक वारदात सामने आई, जहां पर रिटायर्ड फौजी ने AK-47 से गोली मारकर अपनी पत्नी और सास की हत्या कर दी और फिर बाद में खुद को भी गोली मार दी। पत्नी और सास की हत्या के बाद वो सीढ़ियों पर आकर बैठ गया। पुलिस उसे सरेंडर करने के लिए कहती रही, लेकिन पूर्व फौजी हाथ में AK-47 लेकर बैठा रहा। वो मानने को तैयार नहीं था। इसी बातचीत के बीच पूर्व फौजी ने AK-47 का सेफ्टी लॉक ऑफ कर दिया, यानी गोली चलाने के लिए लॉक को हटा दिया। तो यार सेफ्टी ऑफ कर, फिर तू सेफ्टी ऑफ क्यों कर दे? फिर जो सारे जो मीडिया को बुलाइए, फिर तू सेफ्टी ऑफ कर। जैसे ही पूर्व फौजी ने सेफ्टी लॉक ऑफ किया, वहां मौजूद पुलिसकर्मी सतर्क हो गए। हालांकि उसे समझाने की कोशिश जारी रखी, लेकिन वो माना नहीं और खुद को गोली मार ली। पूर्व फौजी गुरदासपुर के जेल में तैनात था। ड्यूटी के लिए उसे AK-47 मिली थी। घरेलू झगड़े की वजह से अचानक AK-47 लेकर दोरांगला में अपने घर पहुंचा और पत्नी और सास की हत्या कर दी और पुलिस के सामने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। जम्मू कश्मीर में बारामूला के तंगमर्ग इलाके के DFO ऑफिस में भयंकर आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को लगाना पड़ा। ये उसी हाहाकारी आग की डराने वाली तस्वीरें हैं जो तंगमर्ग के DFO ऑफिस को दहका रही हैं। ऑफिस का कोना कोना आग में धधक रहा है। लकड़ी के ढांचे और अंदर बिछे कालीन की वजह से आग तेजी से भड़क गई और देखते ही देखते कार्यालय के फर्नीचर और अहम दस्तावेज खाक हो गए। आग बुझाने में इस घने धुएं ने भी फायर ब्रिगेड की टीम को बहुत परेशान किया। गनीमत रही कि सुबह के समय आग लगी जब दफ्तर में कोई नहीं होता। समय रहते फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग को बाकी हिस्सों में फैलने से बचा लिया। महाराष्ट्र के पालघर में एक गद्दा फैक्ट्री में आग ने भयंकर कोहराम मचाया। ये आग इतनी तेजी से भड़की जिसमें कई मजदूरों के झुलस जाने की खबर है। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन फिर भी आग जब तक कमजोर पड़ती, समूची फैक्ट्री का सामान जलकर राख हो गया था। पालघर का वाडा तालुका की कोना ग्राम पंचायत धधक उठी। आग कितनी भीषण है उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। घने धुएं के बीच आग की तपिश इतनी भीषण थी कि किसी की हिम्मत उसके करीब जाने की नहीं हो पाई। फैक्ट्री में गद्दे बनाने के लिए बड़ी मात्रा में फोम रखा हुआ था। इसी वजह से आग बहुत तेजी से भड़की। शायद इसीलिए बाहर निकलने के रास्ते से जब तक मजदूर बाहर आ पाते, आग ने तेजी से पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी चपेट में आने से कई मजदूर घायल हो गए। आग कैसे लगी फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई गई है। आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया है। दिल्ली की हवा में जहर घुल गया है। ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि एम्स ने दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की है।
दिल्ली एक बार फिर गैस चेंबर में तब्दील हो गई है। हवा में हर तरफ धुएं की परत नजर आ रही है। राजधानी की हवा में घुले इस जहर में कई इमारतें धुंधली नजर आ रही हैं। लोगों को सांस लेने में दिक्कत, खांसी, आंखों में जलन हो रही है। हालात इतने खराब हैं कि दिल्ली के एम्स अस्पताल के डॉक्टर ने चेतावनी दे डाली है। पोल्यूशन यहाँ पे अभी बिल्कुल सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग लेवल का है। मैं तो कहूँगा हेल्थ इमरजेंसी है ये। इट कैन बी कॉल्ड एज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है। गैप 3 लागू है और निर्माण कार्यों पर बैन लगा हुआ है। 100 में से 9 लोगों को प्रदूषण की वजह से काफी दिक्कत हो रही है। दिल्ली की हवा दम घोटू हो चुकी है। कौन से इलाके में हवा कितनी जहरीली है इसका पता एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI से चलता है। AQI 100 के नीचे संतोषजनक माना जाता है, लेकिन दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ये 4 गुना ऊपर पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा खराब हालत दिल्ली के वजीरपुर, आनंद विहार और अशोक विहार इलाके में है। वजीरपुर में AQI 453, आनंद विहार में 423 और अशोक विहार में 440 रहा है। इधर दिल्ली के RK पुरम इलाके में AQI 411 तो रोहिणी में 433 रहा। पटपड़गंज में भी ये 408 तक पहुंचा। दिल्ली के नरेला इलाके में AQI का लेवल 421 तक पहुंच गया। विवेक विहार में ये 436 तो चांदनी चौक में 447 रहा। देखिए, इस वक्त दिल्ली के हर इलाके में हवा बेहद जहरीली हो गई है। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को आज NIA ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद NIA ने अनमोल को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 11 दिनों की NIA रिमांड पर भेजा गया। और जैसे ही अनमोल बिश्नोई दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा, NIA ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकी एजेंसियों ने अनमोल को पिछले साल नवंबर में कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस शहर से पकड़ा था। अनमोल भानु प्रताप नाम से बने फर्जी पासपोर्ट के जरिए अमेरिका पहुंचा था। पासपोर्ट की जांच के दौरान अमेरिकी अफसरों को उस पर शक हुआ। पूछताछ में पता चला कि भानु कोई और नहीं बल्कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई है। इसके बाद FBI ने उसकी गिरफ्तारी की खबर भारतीय एजेंसियों को दी। लॉरेंस के जेल जाने के बाद अनमोल ही उसका गिरोह चला रहा था और अपने बड़े भाई के नाम से देश के अलग अलग हिस्सों में आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा था। अनमोल बिश्नोई अमेरिका में रहते हुए अपना गैंग ऑपरेट कर रहा था और हत्या, फायरिंग, फिरौती और वसूली जैसे अपराधों को अंजाम दे रहा था। देखिए, अनमोल बिश्नोई पर भारत के अलग अलग राज्यों में 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और 4 राज्यों की पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश है। अक्टूबर 2024 में मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी का हत्या करवाने का आरोप अनमोल बिश्नोई पर है। अनमोल पर किराए के गुर्गों की मदद से इसी साल अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाने का भी आरोप है। अनमोल ने बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सलमान के घर फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी। मई 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में भी जूनियर बिश्नोई शामिल था। मूसेवाला के मर्डर के बाद ही अनमोल फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भाग गया था। अल फलाह यूनिवर्सिटी की कहानी अब लगभग खत्म हो चुकी है। ईडी ने 16 घंटे की छापेमारी के बाद देर रात उस यूनिवर्सिटी के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उन्होंने छात्रों को गुमराह करके अपनी यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन करवाया था। यूनिवर्सिटी चलाने वाले अल फलाह ट्रस्ट के ऑफिस में ईडी ने लंबी कार्रवाई की। तो अब जो है तकरीबन 16 घंटे के बाद जो ईडी की टीम है वो यहाँ से जो है वो निकलती हुई दिखाई दे रही है। छापेमारी के बाद ईडी ने यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद सिद्दीकी पर शिकंजा कसा। अल फलाह ट्रस्ट का जो हेडक्वार्टर है उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ईडी ने जो अल फलाह के फाउंडर हैं जवाद अहमद सिद्दीकी उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला कि यूनिवर्सिटी चलाने वाले ट्रस्ट ने पैसों को अपने परिवार के लोगों में ही बांटा। यूनिवर्सिटी के अंदर हर काम और टेंडर परिवार की कंपनियों को ही दिया जाता। यूनिवर्सिटी ने झूठा दावा किया कि उसके पास NAAC की मान्यता है। अब उस ग्रुप के 19 ठिकानों में छापेमारी के बाद अल फलाह के बचने के रास्ते बंद होते दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है। पिछले 2 दिनों में 13 नक्सली मारे गए तो वहीं पर 50 से ज्यादा माओवादियों ने सरेंडर किया। बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद हुए। 18 नवंबर को सुकमा में 1 करोड़ का इनामी हिडमा समेत 6 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया, जिसमें से 40 लाख की इनामी हिडमा की पत्नी राजे भी थी। उसी क्रम में छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान 7 हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सली जोगा राव पर 40 लाख का इनाम था। सुरेश उर्फ रमेश भी 40 लाख का इनामी था। ज्योति पर 8 लाख का इनाम रखा गया था। लोकेश उर्फ गणेश, सैनू उर्फ वासु, अनीता और शम्मी पर भी 8-8 लाख रुपए का इनाम था।
मुठभेड़ के बाद मौके से 2 AK-47 समेत 8 हथियार भी बरामद हुए। जिस इलाके में हिडमा का एनकाउंटर हुआ, उसी से सटे इलाके में ही सुरक्षा बलों ने 7 हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों के एक्शन से डरकर 50 संदिग्ध नक्सलियों ने आंध्र प्रदेश पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। आंध्र प्रदेश पुलिस ने बाकी नक्सलियों से मुख्य धारा में लौटने की अपील की है। आपने हमेशा सुना होगा कि गांव के युवा अच्छी नौकरी और जिंदगी की तलाश के लिए शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में रिवर्स पलायन हो रहा है। रिवर्स पलायन का मतलब गांव से शहर गए लोग अपने गांव अब वापस लौट रहे हैं। उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट बताती है कि राज्य के 6,282 लोग वापस अपने गांव लौट चुके हैं। इनमें विदेशों से लेकर बड़े बड़े शहरों तक में काम करने वाले लोग शामिल हैं। वापसी करने वालों में 25 से 35 साल के लोग ज्यादा हैं। उनकी हिस्सेदारी करीब 43% की है। वापस लौटकर वो युवा घर पर नहीं बैठे, उन्होंने अपना खुद का काम शुरू किया। 39% प्रवासी युवा खेती से अपनी कमाई कर रहे हैं। उन्होंने जैविक खेती, सब्जी, मशरूम, मसाले, इन सब का बिजनेस शुरू किया। करीब 21% लोगों ने अपने होटल और रेस्टोरेंट खोले। इनमें 18% लोगों ने पशुपालन के क्षेत्र में भी हाथ आजमाया। किसी ने अपनी डेयरी खोली, कोई मछली पालन का काम कर रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नशे के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया और 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की ड्रग्स बरामद की। इस केस में दिल्ली और बेंगलुरु से 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। ऑपरेशन न्यू ईयर। दिल्ली पुलिस के इस ऑपरेशन ने ड्रग्स माफियाओं में हड़कंप मचा दिया है। ये उसी मोबाइल ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट है जिसका दिल्ली से संचालन हो रहा था। सूत्रों के मुताबिक इस फैक्ट्री में जिस ड्रग्स का निर्माण हो रहा था उसका नाम मेथाम्फेटामिन है। बरामद की गई भारी खेप नए साल के जश्न, रेव पार्टी और बड़े हाई प्रोफाइल सेलिब्रेशन में सप्लाई की जानी थी। अब दिल्ली पुलिस इस नेटवर्क के इंटरनेशनल कनेक्शन की जांच में जुटी है।